आइसोमर्स जैसे हम लोग लास्ट में देखे उसमें तुम्हारे पास था नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। अगर हम लोग दोनों का मिक्सचर है ना इक्वल प्रोपोर्शन में बनाते हैं तो दोनों ही हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन को एक दूसरे के साथ कंपनसेट कर देता है। So net rotation of plane polarized light becomes zero. That type of mixture is said to be an acidic mixture or dual mixture or plus minus mixture also. But another thing है that is called diastero isomers. याद रखो diastero isomers का सबसे पहला important property they are not mirror image. एक दूसरे का mirror image नहीं हो, but still नॉन सुपरइम्पोज एक दूसरे से सुपरइम्पोज भी नहीं करता डायस्टेरियो आइसोमर्स। डायस्टेरियो आइसोमर्स में they can optically active or not, optically active हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। they can rotate प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेट भी कर सकता है और मैं नॉट भी नहीं भी कर सकता। जब कभी भी हम लोग है ना डायस्टेरियो आइसोमर्स का बात करते हैं, याद रखो कि डायस्टेरियो आइसोमर्स के सेक्शन में डायस्टेरियो आइसोमर्स में आप ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी लेते हैं। अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स? दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। हम लोग इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स भी लेते हैं और इसमें हम लोग है ना जीआई को भी लेते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। तो जब कभी भी आप डायस्टेरियो आइसोमर्स का काउंटिंग करें फॉर एनी गिवन मॉलिक्यूल, आप उसमें जीआई को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जीआई आल्सो इंक्लूडेड इन डायस्टेरियो आइसोमर्स, ठीक है ना। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स भी होता है, रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एनी डायरेक्शन। इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर भी होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर का मेन फॉर्म है मेसोफॉर्म। हम लोग अभी सीखेंगे मेसोफॉर्म। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कायरल सेंटर लेंगे, मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है OH, दिस वन इज H, दिस इज CH3, दिस इज H एंड OH। एक हम दूसरा बनाए इसका मिरर इमेज, ये H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ OH है और ये H है, ये A, ये B। विदाउट चेंजिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग दूसरा पेयर ऐसा भी बना सकते हैं। We have CH3, H and OH, OH, H and CH3, and next one is its mirror image, इसका mirror image। वाला हमारे पास ये है इसका mirror image। यहाँ है OH, यहाँ है OH, this one is CH3, this is H, H and C। Suppose इसका नाम है C और ये है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज के बगैर A, B, C, D are four possible geometries, जिसमें A और B एक दूसरे का मिरर इमेज है और साथ में नॉन सुपरइम्पोजेबल भी है। So A and B are the इमेज। C और D एक दूसरे का मिरर इमेज है एज वेल एज नॉन सुपरइम्पोजेबल, उठा के इसके ऊपर रखो सुपरइम्पोज नहीं करेगा। So they are also the pair of isochronous. But what about A and C? They have same molecular formula, दो chiral center इसमें भी, दो chiral center इसमें भी, but they are non superimposable as well as not
mirror image of each other. So that is the pair of diastereoisomers. इसको हम diastereoisomers. तो हमारे पास अगर हम लोग पेयर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना स्टार्ट करें तो enantiomeric पेयर्स है A के साथ B, C के साथ D, बस ये कोई enantiomeric पेयर. डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर A के साथ C, A के साथ D, B के साथ C और B के साथ D, ये डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर. डायस्टीरियो आइसोमर्स में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन डायस्टीरियो आइसोमर किधर रोटेट कराएगा वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट. लास्ट डे आपको सिखाया गया था कि एनेंसियोमर्स में एकदम तय होता है कि अगर एक एनेंसियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कराएगा तो दूसरा राइट करेगा. लेकिन डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर में हम लोग है ना ऐसा सर्टेन कोई कंफ्यूजन नहीं करता. ठीक है ना. तो डायस्टीरियो आइसोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किधर रोटेट करता है हम लोग इसको है ना बेसिकली फाइंड आउट नहीं करते. नेक्स्ट टर्म हम इसमें आगे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज मेसो. मेसो कंपाउंड मॉलिक्यूल with two chiral centers but due to plane of symmetry it is optically inactive. ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो कायरल सेंटर हो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद होने की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल इज सेड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी मेसो. मेसो कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे सामने ये है. मॉलिक्यूल को देखो ध्यान से और समझो. मान लो यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ पे हमारे पास H है, यहाँ भी हमारे पास H है. So overall we have two chiral centers, 1 and 1. लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक ऐसा प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. जैसे ये जो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट मेक्स इट मेसो. ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑप्टिकली इनएक्टिव इस वर्ड का मतलब आप समझ रहे हो. अगर आप ऐसे कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप पास करते हैं तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन पे किसी भी तरह का रोटेशनल इफेक्ट नहीं देखते हो. ठीक है ना. अगर आप इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्जर्व्ड. किसी भी तरह का प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे आप रोटेशन है ना ऑब्जर्व नहीं करें. अच्छा यहाँ पे एक बेसिक टर्म कि अगर हम लोग मेसो कंपाउंड में किसी भी तरह का रोटेशन मेजर नहीं करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर में भी तो यही था कि वहाँ भी तो हम लोग नेट रोटेशन 0 फील कर रहे थे. चले ना. दोनों में फिर बेसिक डिफरेंस क्या है. मेसो कंपाउंड में एक ही मॉलिक्यूल का दो हाफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट में घुमा दें. एक ही मॉलिक्यूल का दो हाफ. अब बोल रहे हैं if अगर ऊपर वाला पार्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ घुमाएगा तो नीचे वाला पार्ट उसको लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा. इसलिए नेट रोटेशन बिकम्स 0. लेकिन रेसिमिक मिक्सचर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल थे. एक एनेंसियोमर दूसरा एनेंसियोमर. एक एनेंसियोमर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा रहा है इस डायरेक्शन में तो दूसरा एनेंसियोमर अपोजिट में घुमा रहा है एंड दे आर फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन. दैट्स व्हाई नेट रोटेशन इज 0. तो एक सिंपल सा वर्ड से उसको जरा ध्यान रखिएगा. No rotation of plane polarized light is observed due to internal counter balance of rotation
by 2 half of molecule। एक ही मॉलिक्यूल का दोनों हाथ प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट में घुमाया, इस कारण से नेट पोटेंशियल बिकम्स 0। अगर हम लोग इसको है फिगर में देखना चाहते हैं तो ऊपर वाला हाफ हम फिर से बोल रहे हैं इसमें टिक लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ऊपर वाला हमेशा राइट हैंड साइड में घुमाए। हाँ, लेकिन अगर ऊपर वाला राइट हैंड में घुमाएगा तो नीचे वाला फिर लेफ्ट में बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस आउट। सो नेट पोटेंशियल इज 0। इसलिए इसको कभी-कभी कहा जाता है कि इंटरनल कंपनसेशन के कारण बेसो कंपाउंड सोर्स नो इफेक्ट ऑन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जबकि रेसिमिक मिक्सचर एक्सटर्नल कंपनसेशन, वहां दो मॉलिक्यूल और यहाँ एक ही मॉलिक्यूल का दो अलग-अलग काम, ठीक है। हमारे पास जब आपके पास इस तरह का कोई मिक्सचर रहे तो आप है ना कुछ इस तरीके से समझने का कोशिश करें। जरा बात से देखो, मेरे पास यहाँ एक सब्सटेंस है, इसमें से हम लोग एक PPL को पास किए और इधर हमारे पास PPL को ऐसे ले। There is two possibility ना, either it is plus minus mixture or it is बेसो, या तो ये प्लस माइनस मिक्सचर है या फिर ये मेसोफॉर्म, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं है। अभी अगर हम लोग यहाँ एक सब्सटेंस लें और इससे हम लोग है ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर दें एंड इट लुक लाइक दिस, देन इट इज enantiomerically excess, enantiomerically excess या फिर डायस्टीरियो आइसोमर, जो डायस्टीरियो आइसोमर भी तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो टर्म्स को हम लोग इस तरीके से दिमाग में याद रखो। concept of rejection formula actually है, 3-dimensional molecule, obviously जो पैरासेंटर क्रिएट होता है वो 3-dimensional होता है। 3-dimensional मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करेगा। मान लो जैसे हमारे पास कोई भी 3-dimensional मॉलिक्यूल है 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी 3-dimensional molecules into 2 dimension या प्लेन, इसी को दूसरा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। इसके लिए आपको है ना कुछ एज्यूम करके ऐसे चलना, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हमेशा बोर्ड के बाहर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर की तरफ होता है, आउट ऑफ द बोर्ड टुवर्ड्स यू, out of the board towards you, so it can be represented by solid edge। solid edge आप समझते हैं outside the board towards observer ऐसे, और vertical line जो है वो inside the board away from observer represented by dash plane। solid edge out of plane towards observer dash range inside the plane away from observer। तो हमेशा ध्यान रखना
ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को सॉलिड केस से रिप्रेजेंट होता है और जो वर्टिकल लाइन है वो हम लोगों के पास गैस केस से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल में जब हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो आपको कुछ रूल्स बताया जा रहा है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा मॉलिक्यूल को ड्रॉ। जब हमारे पास कोई फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट करने वाला कार्बन, यहाँ चार ग्रुप हम लोगों के पास ए बी सी डी। अगर आप उस पूरे फार्मूला, पूरे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को अगर आप फ्लिप कर देते हैं 180 डिग्री से, फ्लिप बाय 180 and rotated by 180, दोनों मेथड समझ में आता है। फ्लिपिंग by 180 and rotated by 180। फ्लिपिंग का मतलब हुआ कि इसको उठा के ऐसे पलट, और रोटेटेड का मतलब हुआ प्लेन में घुमाना। जब आप किसी पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में, मान लो इसका नाम A है, ये A मॉलिक्यूल, आप इसको 180 डिग्री से फ्लिप कर देते हैं तो ऑब्वियसली A इधर था तो A इधर आएगा, C इधर था तो C इधर आएगा, लेकिन B और D जैसे था वैसे ही रहेगा। तो ध्यान रखना कि ये A का इनेंशियोमर बन जाता है, इनेंशियोमर ऑफ A। ठीक है ना? अभी देखो इसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको लगेगा कि हाँ सर दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, सो दे आर सेट टू बी इनेंशियोमर। लेकिन हम फिर से आपको एक जनरल नॉलेज है, यहाँ पे है ना, जो जैसा दिखेगा वैसा बिल्कुल नहीं। आप हमेशा यहाँ रूल्स याद रखेंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग में काम करेंगे। हमको ऐसा दिख रहा वैसा दिख रहा कोई मतलब नहीं, आपको जो 3-4 रूल बताया जाएगा आप उस रूल के अकॉर्डिंग में काम करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला विद वन कायरल सेंटर अगर फ्लिप बाय 180 हो तो ये इनेंशियोमर क्रिएट होगा। दूसरा, कोई फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला अगर अपने ही प्लेन में रोटेट करे 180 डिग्री से तो आपको कुछ भी दिख सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ये A है तो ये भी A ही है। आपको हो सकता है कुछ और दिखे लेकिन है वो A। समझ में आया? सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल। थर्ड, A B C D, अगर आप इसको प्लेन में रोटेटेड बाय 90 डिग्री, आप इसको 90 डिग्री प्लेन में घुमाइए, किधर भी घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। A था, यहाँ A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो ये अगर A है तो ध्यान रखना कि ये A का इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर ऑफ A, ये A का इनेंशियोमर। अगर हम लोग किसी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में किसी एक ग्रुप को फिक्स रखें, किसी भी एक ग्रुप को फिक्स रखें, मान लो हम इसको फिक्स रखें, ये फिक्स, और बाकी सबके पोजीशन को इंटरचेंज करें, पहले आपको कुछ भी दिखे लेकिन वो सेम ही मॉलिक्यूल। अगर ये A है तो नीचे वाला D अपनी जगह पे ही है, लेकिन A यहाँ, B यहाँ और C यहाँ चला गया। तो ये अगर A है तो ध्यान रखना कि सेम एज A। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जैसा आपको दिख रहा है एक्चुअली वैसा है ही नहीं, ये किसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम फिर से बोल रहे हैं, आप ये बिल्कुल ना माने सर हमको इनेंशियोमर जैसा दिख रहा है, सर हमको है ना ऐसा मॉलिक्यूल दिख रहा है, वो सब हम लोग आगे क्लियर कर लेंगे जब हम लोग इसी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला से सॉलिड और डैश बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे किसी फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को सॉलिड या डैश बेस में कन्वर्ट करते हैं, या कैसे किसी सॉलिड और डैश बेस फार्मूला को हम फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं, सब लिखेंगे। अभी के लिए बस ये ध्यान रखिएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पलट दिया जाए फ्लिप बाय 180 तो वो इनेंशियोमर क्रिएट करेगा। अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को अपने प्लेन में रोटेट कर दिया जाए 180 से तो ये सेम होगा, भले आपको दूरी दिखाई दे रहा हो।
अगर प्रेशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को 90 डिग्री से प्लेन पे घुमाते हैं तो इवेंचुअल क्रिएट करेगा। किसी भी एक ग्रुप को फिक्स करके बाकी सबके पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो वो सेम समझ में ये वाला हो गया। We have conversion of pressure projection into solid gas bridge। जरा एग्जांपल्स को यहाँ है ना समझते हैं कैसे काम करते हैं वो देखो। यह है कायरल सेंटर जहां दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा वो कायरल सेंटर। ए है, बी है, सी और डी ये चार। सबसे पहले तो आप देख चुके हैं कि इसका सॉलिड और गैस बेस फॉर्मूला बनाने का तरीका है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो किसको दिखाता है सॉलिड डी। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको सॉलिड से आप दिखा देंगे और जो वर्टिकल लाइंस है वो डैश। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी मॉलिक्यूल है। अब जरा इमेजिन करो और सोच समझ के बताओ। हम लोग है ना अगर चाहें तो किसी 3 डायमेंशनल फिगर को कुछ इस तरीके से तुम्हारे सामने रख सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद कायरल सेंटर इट इज ऑलवेज अप्रॉक्सीमेटली टेट्राहेड्रल ही होगा हमेशा। जरा देखते हैं कन्वर्स। अभी जो तुम्हारे सामने था वो ऐसा ये प्लेन में है, इसको हम प्रेशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में रखते हैं। इसी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल हम तुम्हारे सामने ऐसे दिखे। क्या समझ में आ रहा है? These 2 bonds are out of the plane towards you और ये हम लोगों का प्लेन में। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को यही सेम मॉलिक्यूल ध्यान रखना कि डी कहाँ है और डी कहाँ है। हम ऐसे घुमा के इसको प्लेन में ले आए, हम इसको ऐसे घुमा के प्लेन में ले आए, डी ऊपर डी नीचे, ये प्लेन में तो एक प्लेन के अंदर है और सी प्लेन के बाहर है। तो हम लोग इस मॉलिक्यूल का अगला फिगर ऐसे बना सकते हैं। इस मॉलिक्यूल का अगला फिगर हम ऐसे बना सकते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। एक प्लेन में बना दिए, बी ऊपर बना दिए और डी नीचे बना दिए। ये कायरल सेंटर है, अंदर कौन ए, बाहर कौन सी। कन्वर्सन समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये और ये सब ठीक है। एक ही चीज को 3 अलग अलग तरीके से हमारे सामने हमारे पास देख लो। ये तो है पहले 2 डायमेंशन, इसका ये गया 3 डायमेंशन। फिर उसके बाद जो बी और डी अंदर था उसको है ना प्लेन में ले आए तो अपने आप ए घूम के अंदर चला गया और सी गया हुआ बाहर। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन। मान लो मॉलिक्यूल को थोड़ा और ट्विस्ट कर, एक से ज्यादा कायरल सेंटर क्रिएट कर। यहाँ पे CH3 है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ पे H है, यहाँ CH3 है और यहाँ OH। We have 2 कायरल सेंटर्स। ठीक है, चलो देखो कैसे मॉलिक्यूल बने। सबसे पहले इसका एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन, सॉलिड फेज नोट ना करें, पहले यहाँ समझें। इतना आसान नहीं है। सॉलिड फेज, सॉलिड, दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। तो यहाँ पे है हम लोगों का CH3, यहाँ है OH, ये H, ये हम लोगों का OH
ये H और ये कौन CH3। सही। अब देखो क्या हो रहा है, हम इस लाइन को है ना एक प्लेन में लाना चाहते हैं, हम इस लाइन को प्लेन में लाना चाहते हैं, मॉलिक्यूल को थोड़ा अपनी तरफ घुमा, ठीक है ना, मॉलिक्यूल को थोड़ा अपनी तरफ घुमा दे। तुम्हारे हिसाब से कौन कौन प्लेन के अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, और ये OH बाहर, ये H बाहर, ठीक है ना। दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, एक थोड़ा सा हम इसको अपनी तरफ ऐसे पकड़ के घुमा दें, तो अगर हम इसको अपनी तरफ घुमाएं, अगर इसको ऐसे अपनी तरफ घुमाएं तो H ये है, यहाँ का कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन यहाँ है और CH3 यहाँ है, सही है ना। तो ध्यान रखना अपनी तरफ ऐसे घुमाते समय ये CH3 अंदर चला गया, ये OH अंदर चला गया, तो ये CH3 अंदर जाने का मतलब है रिप्रेजेंटेड बाय डैश, ये OH अंदर जाने का मतलब है रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो ये OH बाहर आए और ये H बाहर आए, समझ में आता है। तो इसको बाहर आने के लिए, दिखाने के लिए हमको दिखाना होगा कैसा, सॉलिड वेज OH, और यहाँ पे H को बाहर आने के लिए हमको दिखाना होगा कैसे, सॉलिड वेज कौन सा H। ये एक तो बोले सर इधर ही ऐसे क्यों घुमाए, सर ऐसे घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। अगर तुम ऐसे घुमाया तो OH और H अंदर, CH3 और OH बाहर, इस मॉलिक्यूल को ऐसे हम इसको ऐसे घुमाएंगे, मतलब H ऊपर CH3 नीचे, चलो बताओ कैसे कर दो, समझ गया, ऐसे निकाल, ऐसे पकड़ के निकाल। बताओ सॉलिड में कौन होगा, CH3 होगा और डैश में कौन होगा, OH होगा। तो CH3 होगा सॉलिड में बाहर आया और OH अंदर है। पूरा कॉपी का छोड़ दिया स्टीरियो आइसोमेरेज, हमसे अच्छा फिगर है तुम्हारे बुक में मिलेगा, पढ़ लो अगर समझ जाना पढ़ लो, ठीक है। आपको पूरा समय मिलेगा नोट करने का, आप ध्यान से इसको है ना बाहर घुमाए हैं, ये OH अंदर गया है, ये CH3 बाहर गया, ये किधर गया, अंदर गया, तो डैश पे H और OH। चलो अभी का है ना पिछला 10 मिनट हटा देते हैं क्लास में। अगर हमारे पास ये और ये मॉलिक्यूल बना दे तो बेसिक बेसिस स्ट्रेंथ है ना इनहेंसिंग पे टिक कर, लेकिन जरा ध्यान देना कि these molecules are same, ये दोनों मॉलिक्यूल जो है वो सेम ही, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल। जरा गौर करना, हम लोग एक एक मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, ठीक है ना, जैसे ये है, मान लो हम लोग इसको एक नाम दे दें, X नाम दे दें, इसको हम लोग Y नाम दे दें, इसको हम लोग Z नाम दे दें, एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है, आपको पिक करना होगा कि कौन सेम है, कौन डिफरेंट है, कौन इनहेंसोमर है। अगले मॉलिक्यूल हम ये करने जा रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम नीचे वाले ग्रुप को फिक्स कर दें, हम नीचे वाले ग्रुप को फिक्स कर दें, ठीक है, लाइक इन दिस, जो हो रहा समझिएगा ध्यान से, ये H है, ये कौन है, सॉलिड वेज है बाहर, CH3 OH, नीचे वाला ग्रुप था पूरा बड़ा सा, हम इसको फिक्स कर, ठीक है ना, और हम इसको घुमा दें, पोजीशन को इंटरचेंज कर, ठीक है, फिर से ये CH3 बाहर था, ये H प्लेन में था और ये OH प्लेन के अंदर था। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे और H को प्लेन के अंदर ले जाएंगे तो OH प्लेन में आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं, इसको पूरा घुमाएंगे, अंदर जाने दें, CH3 को प्लेन में ले, अब H क्या होगा प्लेन के अंदर और OH क्या होगा प्लेन के बाहर, नीचे वाले ग्रुप को फिक्स कर लिए, ठीक है ना,
और इस मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट कराएं कि ए बी की तरफ ये वाला लाइन में पड़े, ये वाला ए चल जाए बी की जगह, बी चला जाए सी की जगह, सी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग नीचे वाले ग्रुप को फिक्स करते हैं और ऐसे रोटेट करें कि H चला जाए OH की जगह पे, OH किसकी जगह पे आ जाए, H की जगह पे, सॉरी CH3 की जगह पे, और CH3 किसकी जगह पे चला जाए, H की जगह। तो मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन दिस, समझिएगा। नीचे वाले में तो हम लोग कोई चेंज किए ही नहीं, H है, ये OH है, ये सॉलिड है और ये गैस घुमाया गया है इस तरीके से, तो H क्या होगा OH की जगह पे, सही है, अंदर क्या होगा, H अंदर क्या होगा, ये H है। CH3 जो प्लेन के बाहर था वो प्लेन में आया होगा, तो ये CH3 है, और OH जो प्लेन के अंदर था वो कहाँ आया होगा, बाहर। अब बताओ, मान लो Z के बाद इसका एक नाम दे देते हैं, सपोज इसका नाम दे देते हैं P, तो X Y Z एंड P आर फोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बताओ इसमें कौन कौन से, X Z and P are same, X Z and P are same, क्या समझ में आ रहा है? भले आपको सब में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखे, लेकिन है क्या ये सब सेम। और X Z और P का इनेंसियोमर कौन है, Y तीनों का इनेंसियोमर, क्या समझ में आ रहा है? आप इसको रट नहीं सकते हैं, आपको है ना होगा क्या, ये है ना पिछला 2-3 साल से एक क्वेश्चन एकदम प्रेडिक्टेड है कि ऊपर है ना एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए और नीचे बोला जाए कि कौन उसका इनेंसियोमर या कौन उसका है ना सेम मॉलिक्यूल है, सेम टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। इतना आसानी से तुमको 4 नंबर नहीं मिलने वाला कोई अच्छे इंटरेस्ट, तुमको उसके लिए इतना काम करते हैं, देखना पड़ेगा कि कौन किसका किस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग बढ़िया से बात करें तो X Z P सेम है एंड Y is enantiomer, Y जो है वो उसका enantiomer, Y is enantiomer, क्लियर हो रहा है? यहाँ नीचे CH3 है, इसको H रख दिए, इसको सॉलिड फेज से OH डाल दिए, यहाँ पे OH कर दें और यहाँ CH3 कर दें और इसको एक नाम दे दो, S नाम। तो S जो है वो डायस्टीरियो आइसोमर है। अच्छा, ये डायस्टीरियो आइसोमर किसका, ऑलमोस्ट सभी, क्योंकि किसी के साथ भी है ना मिरर इमेज नहीं बनाएगा, किसी के साथ नॉन सुपरइम्पोज कर, हर किसी के साथ नॉन सुपरइम्पोज, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर S इज डायस्टीरियो आइसोमर ऑफ एनीबॉडी, किसी को भी आप ले लो उसके साथ है ना वो डायस्टीरियो आइसोमर। डायस्टीरियो आइसोमर मतलब क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, नॉट मिरर इमेज, नॉन सुपरइम्पोजेबल आल्सो, तो ये किसी का मिरर इमेज नहीं, क्योंकि आप एक जगह चेंज किए, थोड़ा लॉजिकल बन जाइए, कितना बनेगा, आप केवल एक जगह चेंज किए, दोनों जगह तो चेंज किए नहीं, तो जब आप एक जगह चेंज किए तो वो किसी का मिरर इमेज नहीं आएगा, ठीक है ना। साथ में हर किसी के ऊपर कैसा रहेगा, नॉन सुपरइम्पोजेबल रहेगा, तो वो हर किसी के साथ डायस्टीरियो, ठीक है। वैसे हम हमेशा से ऐसा देखेंगे कि जो सबसे अच्छा चीज डिस्कस हो रहा होता है हम बोर्ड के अंदर से खोलने में बोलते हैं, ठीक है। हमेशा आप लोग उधर जाके अच्छा चीज नजर आते रहता है, ड्रॉ करके एक आयरन सेंटर है, अगर हमारे पास स्पेशल प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऐसा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन को सॉलिड बेस से और वर्टिकल लाइन को डैश बेस से रिप्रेजेंट, मॉलिक्यूल को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको प्लेन में और इनसाइड और आउटसाइड प्लेन तीनों जगह यूज,
तो प्लेन में रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा होता है वर्टिकल लाइन को प्लेन में रखो, बी कायरल सेंटर एंड बी कायरल सेंटर एंड। तो जब आप इस मॉलिक्यूल को टर्न करते हैं दिस वे, तो आपका ए अंदर चला गया और सी क्या हुआ बाहर आ गया, ठीक है, सेम हो, ठीक है, सेम। अभी हमारे पास लेकिन जब हमारे पास एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, तो उस कायरल सेंटर में अगर आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोनों कायरल सेंटर को दो कार्बन से दिखाएं। इस कायरल सेंटर पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग सॉलिड बेस से रिप्रेजेंट किए, वर्टिकली एच को अंदर डाल दिए, यहाँ पे स्पेस को अंदर। अब इस मॉलिक्यूल को हमको प्लेन में, प्लेन के अंदर और बाहर को यूज करके रिप्रेजेंट करें। तो हम इस मॉलिक्यूल को टर्न, जब हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे टर्न किए तो ये CH3 और OH अंदर चला गया, ये OH और ये CH3 बाहर आ गया। रिप्रेजेंटेशन इन दिस, यहाँ पे ऐसे हमारा पहला मॉलिक्यूल X था, ध्यान रखिए A, B, C ये सब एक ही। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल को इस डायरेक्शन में टर्न करते हैं तो ये OH अंदर, ये CH3 बाहर होता है, ये OH अंदर और ये CH3 बाहर, ये H अंदर और ये OH बाहर होता है, H अंदर और ये OH बाहर, और हमारा H इधर CH3 इधर। तो ये दोनों मॉलिक्यूल भले आपको लग रहा अलग अलग है, लेकिन ये दोनों है कैसा सेम। अगर आप चाहते हैं एन्हांसर बनाना तो आप इसका एक मिरर इमेज, एक तरीका मिरर इमेज, जैसे ही आप इसका मिरर इमेज लेंगे H और CH3 अपोजिट ओरिएंटेशन लाएगा, लेकिन गलती से ये मत सोचो कि जो CH3 अंदर है वो बाहर है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अभी जो हमारा CH3 अंदर है वो क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा, और जो OH है बाहर वो बाहर ही रहेगा, समझ में आया। तो ये इसका कैसा है एन्हांसर, ये इसका एन्हांसर। अभी देखो मेरे दिमाग में एक और स्ट्रक्चर आ रहा है, जरा उस स्ट्रक्चर को हम तुम्हारे सामने रखते हैं। हम यही कह रहे हैं जैसे जैसे हम इसको बनाते जाएंगे चीज आप खुलते, जरा देखो और समझो। मान लो हमारे पास CH3 है, ये H है, यहाँ पे कौन है CH3, कौन है यहाँ OH, यहाँ कौन। एक तरीका है मिरर इमेज बनाने का ऐसा, जो हम लोग वहाँ बना के रखते हैं, H इधर आ जाए और CH3 यहाँ कौन इन्वर्ट हुआ है तो H और CH3, बाकी इस CH3 पे कोई इफेक्ट नहीं, इस OH पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे OH पे कोई इफेक्ट नहीं, तो ऑब्वियसली H पे भी कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। दूसरा इमेज भी बन सकता है, दूसरा इमेज कैसे बन सकता है कि जस्ट इसी के जस्ट हम लोग है ना प्लेन में एक इस तरह का मिरर इमेज क्रिएट, दूसरा इमेज को बना रहे हैं उसको थोड़ा गौर से समझना, ठीक है। मान लो मिरर ऐसे लगा, हमारे क्या can be represented in this way, this is CH3, this is H। अभी जरा सोच के बताओ OH और H का क्या, OH अंदर ही रहेगा और H क्या रहेगा बाहर। यहाँ पे सोच के बताओ ये कौन है OH, ये कौन है ये भी नहीं। तो अगर हम लोग X से Y बनाएं, तो अगर हम लोग X से कोई एक मान लो T बनाएंगे तो ये भी एन्हांसर है, इसका मतलब Y और T आपस में A का X का एन्हांसर Y, X का एन्हांसर T और तो T और Y भी आपस में क्या है सेम ही है, A से ही एन्हांसर A से ही दूसरा एन्हांसर, तो दोनों एन्हांसर से। तो यहाँ पे ध्यान रखिए
का y या x का t इवेंचुअल